तो देखें, द फ्रेंच ऑल्दो हार्बरिंग अ डिजायर फॉर ईस्ट एशियन कॉमर्स सिंस द अर्ली 16th सेंचुरी अराइव्ड ऑन इंडियन कोस्ट रिलेटिवली। ऑब्वियसली बात है, काफी लेट में पहुंचे। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी 1664 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुई 14th, मिनिस्टर कॉलबर्ट, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, पता है क्या है इसमें, किसके टाइम पे? ठीक है, मिनिस्टर कौन था? कॉलबर्ट। ठीक है, established the company this in this Orientalis French East India Company which received a 50-year monopoly on French trade in the Indian and Pacific Ocean। 50, अच्छा, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने साल के लिए थी? पहले 15 साल के लिए। यहां पर ये कितना? 50 साल के लिए। ठीक है, ट्रेड करेंगे। द कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड ऑन as the perpetual company of the Indies 1720 and strengthened under the governance of Lenoir and Dumas। ठीक है ना, इसको इतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी ये है। राइवलरी विद द डच, अब ध्यान देना, क्योंकि जब वो इंडिया में आए तो ऑब्वियस सी बात है डच की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे में कॉलोनियल पावर्स आपस में लड़ेंगी, तो ये स्वाभाविक था। The French company faced setback during war with the Dutch and the outbreak of the War of Spanish Succession। ये यूरोप की बात है, ठीक है ना, leading to the abandonment of factories in सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बंताम। ठीक है ना, बंताम इंडिया में नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आपको नोट करनी है इसमें ठीक है, इसको नोट करो। ट्रेडिंग कंपनी 1664 में लुई 14th, ठीक है, कॉलबर्ट के टाइम पे, समझ आ गया। राइवलरी विद द डच, ठीक है, द फ्रेंच कंपनी सेटबैक, तो हम देखेंगे उसने क्या किया, सूरत मसूलीपट्टनम और बंताम को उसको छोड़ना पड़ा। मेरी बात में गई? ठीक है, पौंडीचेरी, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है पौंडीचेरी जो है क्या होगा वो 1674 में बनेगा एंड बिकेम द नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। और पौंडीचेरी बहुत बाद तक भी हम देखेंगे क्या है, पौंडीचेरी, कराईकाल, यनम, माहे, ये सब के सब फ्रेंच सेटलमेंट हैं। समझ आ गया? हम देखेंगे तब तक रहेंगे जब तक कि क्या, जब तक ब्रिटिश हमारे रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसको नोट कर लो। तो पौंडीचेरी जाएंगे तो आपको फ्रांस में आने का एहसास होगा। ठीक है, जिस तरह से अगर आप गोवा जाएंगे, दमन जाएंगे, वहां पर पोर्चुगीज। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ट्रेडिंग कंपनी और तो ओरिएंटल मतलब क्या होता है, ईस्ट। समझ आ गया? हमेशा ध्यान देना, ओरिएंटल मतलब ईस्ट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया?
तो इनका मेन सेंटर कहाँ है? पौंडीचेरी। ठीक है, लेकिन फ्रेंच की सबसे बड़ी राइवल कंपनी कौन सी है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझा गया? और इन दोनों के बीच में वॉर्स हो, लड़ाइयां हो, बट अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। ठीक है, है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तुम जो है बिपिन चंद्र, हाँ मॉडर्न इंडिया, उसमें लिखा हुआ मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्र, वो अच्छा कंसेप्ट है उसके। समझ आ गया? फैक्ट्स के लिए पढ़नी हो, ठीक है, तो अलका मेहता एंड ग्रोवर। ठीक है, अलका मेहता और ग्रोवर हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। ठीक है, और बिपिन चंद्र हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, बिपिन चंद्र की बहुत बुक्स आती हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक आती है उसकी फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी आती है। एक आती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र, वो भी आती है। फैक्ट्स, हाँ ये तथ्य, जैसे सपोज करो कि 1720 में ये हुआ था, मिनिस्टर कौन था, इस तरह वो तुम्हारे कंसेप्चुअल, मतलब उसमें थोड़ा फैक्ट्स भी होंगे, बट ये है कि वो कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है। उसमें ऐसा नहीं है, फैक्ट्स भी हैं, है? हाँ पूरा पूरा है उसपे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे कि यूपीएससी प्री ओरिएंटेड अगर तुम देखोगे तो अलका मेहता और ग्रोवर अच्छी किताब। ठीक है, देखें अब हम लिखेंगे एडवेंट ऑफ डेन्स। ठीक है, डेन्स कौन हुए? डेन्स, डेनमार्क। ठीक है, डैनिश, तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ध्यान देना, एडवेंट ऑफ द डेन्स, द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो नोन एज डैनिश एशियाटिक कंपनी was established in 1616 and 1620. They founded a factory at Tranquebar near Tanjore. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। समझा, ये बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट वाज एट सेरमपुर नियर कैलकाटा। समझ आ गया? तो ध्यान देना है, सबसे पहली फैक्ट्री ट्रैंक्वेबार में डाली थी। ट्रैंक्वेबार किधर हुआ? तंजौर। वेर इज तंजौर? आज कौन से स्टेट में पड़ा? तंजावर, थंजावुर, आज की डेट में क्या बोलते हैं? थंजावुर, तंजौर, तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, और उनका जो मेन सेटलमेंट था वो कहां था? ऑब्वियसली बात है, कैलकाटा के पास सेरमपुर। समझ आ गया? द डैनिश फैक्ट्री which were not important at any time were sold to the British government in 1845। मतलब वो इतने भयंकर कंपटीशन को सरवाइव, मतलब वो नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने सारे सेटलमेंट किसको दे दिए? 1845 में ब्रिटिशर्स को दे दिए। द डेन्स आर बेटर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज देन द कॉमर्स। क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए जाने जाते हैं, रादर देन योर कमर्शियल एक्टिविटी। मेरी बात समझ आ गई? उन्होंने अपने सारे सेटलमेंट किसको भेज दिए? ब्रिटिशर्स को भेज दिए। और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो है ब्रिटिश के सेटलमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी पावर भी बढ़ती चली जा रही है। तो ध्यान देना, ये जो है तुम्हारा, इसको नोट कर लो, द एडवेंट ऑफ द डेन्स। इससे इतना ही आएगा बस,
इससे एक सवाल क्या आएगा, पहला सेटलमेंट कहाँ था, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कहाँ पर थे, ठीक है। advent of the day. ध्यान देना, पोर्टुगीज जा चुके हैं, समझ आ गया, ठीक है। डच दे वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बेदारा, है ना, पढ़ा था हमने, बेदारा के बैटल में हार हो चुकी है उनकी, और धीरे धीरे करते करते वो भी जाएंगे, ठीक है। डेन्स तो आए और समझ आ गया। अब बचेंगे कौन, फ्रेंच और ब्रिटिश, और इनके बीच में फिर कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होगी, समझ आ गया, ठीक है ये चीज। लेकिन ऑब्वियसली बात है, फिर फ्रेंच लोग भी हार जाएंगे, और यहां हम देखेंगे कि कर्नाटिक वॉर्स लड़े जाएंगे, समझ आ गया। एडवेंट ऑफ द डेन्स, हाँ लेकिन ये भी कुछ कॉलोनीज थी उनकी, ठीक है ना, हाँ लास्ट टाइम कह सकते हैं। बट उन्होंने इतना पॉलिटिकली डोमिनेट नहीं किया ना इंडिया को। दमन, दीव, दादरा कितने से तो हैं, जरा से तो हैं, हाँ गोवा है, समझ आ गया। और उस समय जब वो गए तो गोवा की पॉपुलेशन कितनी कम, समझ आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ लेकिन ब्रिटिश ने सारा फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिश के खिलाफ ही तो है, ना तो फ्रेंच के है, ना डेन्स के है, ना किसी के, वो बहुत बड़ी पावर थी। हाँ क्या मतलब, हाँ हाँ, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट फंडेड है ये सब, वो बातें। लास्ट सेटलमेंट, ध्यान देने की लास्ट सेटलमेंट है, मतलब उन्होंने धीरे धीरे सोल्ड करते 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 हम देखेंगे लास्ट सेटलमेंट हमारा उनका कितना हुआ था, 1845 में हुआ था, मतलब 1845 में वो चले गए थे। और ये जो सीरीज है मतलब धीरे धीरे करते करते वो बेचते आ रहे थे, ये लास्ट 1845 तक वो इंडिया से सेटलमेंट बेच करके चले गए थे। इसका मतलब ये है, लिख दिया। तो देखिए हमने पढ़ लिया डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, ठीक है, पोर्चुगीज पढ़ लिया था हमने, फ्रेंच, ठीक है। हालांकि अब हम फ्रेंच ढंग से पढ़ेंगे, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच की जो राइवलरी है इन द कर्नाटिक, ठीक है। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजंस फॉर इंग्लिश सक्सेस अगेंस्ट अदर यूरोपियंस। अब क्यों जीते वो, समझ आ गया। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, तो ध्यान देना सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, मेरे पास में गई, ठीक है ना, सबसे पहली बात उसी पे आती। वहां पर हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। था क्या कि सपोज हम लोग कुछ कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो अपनी कंपनी बनाई, मेरी बात में गई, कंपनी बनाई और जो है एक होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें कई सारे डायरेक्टर होंगे, मेरी बात में गई, ठीक है।
डायरेक्टर होंगे। और क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है क्या किया हुआ है, इनको मोनोपोली दी है कि आप ट्रेड इंडिया में करें इतने इतने साल के लिए। वो बात अलग है कि आगे जो है इनका राइट्स बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये तुम्हारा प्राइवेट फंडेड है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ गई? ठीक है, देखें वहीं हम देखेंगे जैसे कि आपका फ्रेंच है, वो गवर्नमेंट है, वहां पर गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस है, सरकारी है। समझ में आ गया? देखिए, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनलाइक इट्स काउंटरपार्ट्स वाज कंट्रोल्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड एनुअली। हर साल उनका चुनाव होता था। आपकी अगर इतनी सैलरी इतनी है तो आप वोट डालने का अधिकार था आपको उस कंपनी के उसमें बनने के लिए, ठीक है ना, विद शेयर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। तो मतलब हम देखेंगे कि इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस था, और ऐसे नहीं कि कोई बन सकता था। तो जिसके पास पैसा होता था, समझ आ गया, तो वहां पर वो जो है वोट डालने का अधिकार था, और वो अपने हिसाब से जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो चुनते थे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर उनका बहुत अलग था। मेरी बात समझ गई? तो जो मतलब ये ऐसे लोग थे कि जिनको ट्रेड करना था, प्रॉफिट वसूलना था, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी में वही लोग आए। ये नहीं कि मतलब सरकारी की तरह जब चल रहा है तो चल रहा है, इस तरह से ऐसा नहीं था। यहाँ पर वही लगे बड़े ही एंथुसियास्टिक जो लोग थे, जिनको कंपनी रन करनी थी, प्रॉफिट वसूलना था, तो वहां पर हम देखेंगे कि प्राइवेट जो है। और ध्यान देना, ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तब स्टैब्लिश हुई, हम देखेंगे ये वो फेज था जब एडम स्मिथ की थ्योरी लेजर-फेयर की चल रही थी, अपनी चरम सीमा पे थी। कैपिटलिज्म की थ्योरी, पूंजीवाद की थ्योरी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या था, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म? पूंजीवाद का जो है मेन सिद्धांत क्या है? हाँ भाई, इकोनॉमिक्स वाले, फ्री हैंड किसका? हाँ मतलब बिल्कुल सही। जो कैपिटलिज्म की थ्योरी है वो जिस सिद्धांत पे बेस्ड है वो है लेजर-फेयर। क्या है? लेजर-फेयर। लेजर-फेयर का मतलब है लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। किससे अकेला छोड़ दो? गवर्नमेंट के कंट्रोल से। और उनका मानना था कि सरकार सिर्फ वहीं पर इन्वॉल्व हो जहां पर जो है, सपोज मेरे सामान की चोरी हो रही है, वहां पर सरकार मेरा सामान की सुरक्षा करेगी, सिर्फ पुलिस के तौर पे, दैट्स ऑल। क्राइम कंट्रोल करेगी सरकार, मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, कहीं अटैक हो रहा है तो मुझे डिफेंड करेगी, मेरी प्रॉपर्टी और मुझे बचाएगी, इतना काम है। उसके अलावा सरकार का कोई काम नहीं है, वो अपनी तरफ, हम अपनी तरफ, दैट्स ऑल। और यही बेसिक प्रिंसिपल किसका है? कैपिटलिज्म का। तो मैं कितना कमा रहा हूं, कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहां लगा रहा हूं, कहां नहीं लगा रहा हूं, मुझे कितना फायदा हो रहा नहीं हो रहा है, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ गई? और ऑब्वियसली बात है, यहां पर क्या हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल की बात हो रही है। समझ में आ गया? और हम देखेंगे लिबरलिज्म, उदारवाद, यही तो है। इसी लिबरलिज्म के टाइम पे उदारवाद मतलब जो है सरकार का मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। ध्यान देना, जहां पर सरकार मिनिमम इंटरफेयर करती है वहां पर लिबर्टी होती है। समझ में आ गया? और अगर मान लेते मैंने कुछ कहा, सरकार ने बोला तुमने ऐसा क्यों कहा, जेल में डाल दिया, तो ऑब्वियसली बात है मेरी तो कोई लिबर्टी नहीं रही ना। तो उसका मतलब मुझे तो सोच समझ के बोलना है ना कि भाई क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है। जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस देखे कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली बात है वहां पर तो क्या होता है, दैट इज योर अथॉरिटेरिज्म। अथॉरिटी डिसाइड कर रही है हमारा फ्यूचर, हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दैट इज व्हाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द फंडामेंटल राइट्स। वहां पर क्या हो रहा है कि सरकार अपनी जगह रहे, बस, दैट्स ऑल। तो हम देखेंगे कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी तो उस पे बेस्ड है क्या, मतलब लीव अस अलोन, लेजर-फेयर। तो जब लेजर-फेयर है तो गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। बोलेंगे अपने हिसाब से काम करो तुम। समझ में आ गया? ये चीज जहां गवर्नमेंट आ गई वहां दिक्कत हो जाएगी। और हम देखेंगे ऐसा होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्योरली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, सरकार में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, डोंट ज्यादा है, डूज कम होते हैं। समझ आ गया? ये चीज।
तो हमने देखा कि भाई वो उन्होंने अपने हिसाब से डील किया, वो अपने हिसाब से वॉर कर रहे हैं, मेरी बात समझ आ गई, अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हम देखेंगे इन द रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नमेंट कुछ हद तक कंट्रोल करेगी इनकी एक्टिविटीज को, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकती थी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट यही तो था, तुमने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट लाया गया, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट। तो वहां हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, समझ आ रहा है, वहां पर हो रहा है। तो यहां हम देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि करप्शन था, बढ़ चुका था, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हुआ। मेरी बात समझ रही? वरना पहले अच्छा खासा चल रहा था। इज इट क्लियर? तो कंपनी कब बन गई थी? 1600 में बन गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। इतने सालों तक उन्होंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन हम देखेंगे अब इंटरफेयर करेंगे, थोड़ा सा इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। ये चीज तो पहला समझ आ गया तुम्हें, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। दूसरा है नेवल सुपीरियरिटी। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश की नेवी जो है तुमको पता है आज भी दुनिया में सबसे रैंक 1 पे है, समझ आ गया, ठीक है। तो द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वाज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड इन द यूरोप, हैविंग अचीव्ड नोटेबल विक्ट्रीज सच एज द डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्माडा एंड द फ्रेंच एट ट्रफलगर। समझ आ गया, उन्होंने इतने बड़े बड़े वॉर जीते थे। ध्यान देना, ब्रिटिश पे आज तक कोई अटैक क्यों नहीं कर पाया? पहली बात ये, उसने दुनिया पर अटैक किया। एक तो पहली बात है वो एक आइलैंड है, समझ आ गया। आइलैंड है तो उसका मतलब क्या होगा कि दूसरे देशों को समुद्र पार करना होगा, और समुद्र पार करना होगा तो इसलिए ध्यान देना उसने अपनी नेवी को स्ट्रांग रखा हुआ पहले से ही। वो पानी में युद्ध करने के लिए जाने जाते थे। इज इट क्लियर? और बाकी लोगों को दिक्कत होती है, तो क्या था, उनकी नेवी स्ट्रांग थी, समझ आ गया। तो वो क्या होता था, अपने दुश्मन के जहाज को समुद्र में डुबो देते थे, तो इसका मतलब वो बचे रहे। लेकिन क्योंकि इनकी नेवी स्ट्रांग है तो वो दूसरे देश जा रहे हैं, वहां पर वॉर कर रहे हैं, समझ आ गया। तो प्लस इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई और वो जीते। मेरी तुमको बात समझ आ गई? तो खुद तो बच गई ये, मेरी बात समझ आ गई, और दूसरे पे अटैक किया। और हम देखते हैं कि एक जमाने में ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, ऐसे बोला जाता था, हमेशा सूर्य चमकता रहता है, और वो वाकई फैक्ट है। उसने लगभग पूरी दुनिया पे राज किया। एशिया की मैक्सिमम कॉलोनीज, अफ्रीका तुम समझ सकते हो कि मैक्सिमम उसी का ही है। जो तुम्हारा कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बेसिकली क्या था, ये उनकी वही तो लोग है, समझ आ गया। तो मेनली उनका है। हाँ, साउथ अमेरिका में तुम्हारे स्पेनिश और वो जो है, जहां इंग्लिश बोली जा रही है वहां पर ब्रिटेन का राज था। जहां नहीं बोली जा रही है, समझ आ गया, तो वहां उनका राज नहीं है। इतना समझ जाना तुम समझ आ गया, ठीक है। तो ये चीज जैसे बोलेंगे यूएसए, कनाडा, इज इट क्लियर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर जो है इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहां जाए तो वहां पर उनका इन्फ्लुएंस है। अब तुम अगर साउथ अमेरिका में चले जाओगे, वहां इंग्लिश का मतलब ही नहीं है, समझ आ गया। वहां तो लैटिन चलती है, अभी वहां स्पेनिश चलती है, समझ आ गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वहां रूल किया, तो ऑब्वियस बात है अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज दी, समझ आ गया। आज हम हिंदुस्तानी, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ समझ आ गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस रहा है, और उन्होंने जो है ध्यान देना कल्चर को बदला, ऑब्वियसली बात थोड़ा सा। और हम देखते हैं कि इंडिया में, साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे तो वो तो भैया इंग्लिश में, वहां तो इंग्लिश चलती है, एंड दैट इज वाई इंग्लिश जो है पूरे इंडिया की लिंक लैंग्वेज है, लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं उसको। इंग्लिश ही क्यों बनी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक्सेप्ट की गई, उनकी कॉलोनी था तो वो बोला। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में ही बना हुआ है, हिंदी में तो उसको ट्रांसलेट किया गया। इज इट क्लियर? फर्क पड़ा। थर्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑब्वियसली बात तुम्हें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया था? ब्रिटेन में ही आया था, समझ आ गया। इंडस्ट्रीज सबसे पहले कहाँ बनी थी? ब्रिटेन में बनी थी। और हम देखते हैं क्या हुआ, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बना डाला था, ठीक है ना, ठीक है। स्टीम इंजन बनाया तो उससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज चल पड़ी। जो चीज जो है पहले हाथ से बनाई जाती थी वो अब मशीन से बनी, और हाथ से जो है जो तुम्हारी 10 दिन में बन रही है वो तुम्हारी कुछ घंटे में बन के तैयार हो गई। अब ऐसे में 10 दिन में तुम जो है हजारों प्रोडक्ट बना लोगे, तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो कॉस्ट गिरेगी, कॉस्ट गिरेगी तो ऑब्वियसली बात है तो तुम मार्केट में अच्छा खासा
क्या है, अपना सामान बेच पाओगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? जैसे मान लेते हैं कि मैं एक कालीन बना रहा हूँ ट्रेडिशनल तरीके से, एक कालीन बना करके बड़े बारीक तरीके से बना रहा हूँ, करते करते मुझे लगेंगे 4 महीने, एकदम ट्रेडिशनल कालीन बनाए। अब 4 महीने में अगर वही काम जो है अगर मशीन करेगी तो वो तुम्हारा 5-6 दिन में बना देगी उसको। अब 4 महीने में कितनी कारपेट बन गई, समझ में आ गया? ऐसे में क्या होगा, अच्छा मशीन जितनी एफिशिएंट होगी उतनी जल्दी बनाएगी, जितनी जल्दी बनाएगी उतनी कॉस्ट गिरती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक कालीन 4 महीने में 5 महीने बन के तैयार हो रही है तो वो तो बहुत लाखों रुपए की बिकेगी, और वहीं अगर जो है कुछ घंटे में कुछ दिन में बन रही है तो उसकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। वही चीज वही क्वालिटी जब तुम्हें कम दामों में मिलेगी तो तुम वही लोगे ना, तो महंगा क्यों लोगे? तो क्या हुआ कि उसके प्रोडक्ट्स जो है बिके। अब क्योंकि मशीन बना रही थी तो एक्यूरेसी भी होती है। मेरी बात समझ आ गई? तो मैनुअल वर्क काफी हद तक कम हो गया। अब समझ में आ गया? अब क्या हुआ, मशीनें काम कर रही थी तो इंसान पे थोड़ा सा बर्डन कम हो गया। अब जब मशीन होगी, ऑब्वियसली बात है, सपोज करो कि मैं नॉर्मल आदमी हूं, मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है ना, एक मशीन से बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स बनाए, उसको बेचे। अब क्या हुआ, पैसा आया तो मैंने एक और मशीन खरीदी। ऐसे में क्या होगा कि मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से ब्रिटेन में समझ आ गया, फैक्ट्रीज बढ़ती चली गई। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है ना? तो हम देखेंगे फैक्ट्रीज के बढ़ने से क्या हो गया, एफिशिएंसी आई। मेरी बात समझ गई? मार्केट में ये उतरे। अब सुने, मार्केट में उतरेंगे। अब सपोज करो कि मैंने 10,000 कालीन बना दी, ठीक है, बनाई, सस्ती भी है, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो फायदा नहीं है ना। तो इसलिए क्या होगा, मुझे अपना सामान बेचने के लिए मार्केट चाहिए। और मार्केट कहां होगा? अब मार्केट वहां होगा जहां पर इनकी कॉलोनी होगी। इन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया, समझ आ गया, जिससे कि इनका सामान वहां बिक सके, क्योंकि धड़ाधड़ बन तो रहा था ब्रिटेन में, लेकिन बेचेंगे कहां, कॉलोनीज में। तो इसलिए इन्होंने जो है दुनिया की मैक्सिमम कॉलोनीज में का राज रहा, वहां इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। बिकेंगे तो पैसा आएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटेन की किस्मत बहुत बदल गई। मेरी बात समझ आ गई? एक ब्रिटिश ठीक है, तो वो जो है अकबर के टाइम पे, सॉरी जहांगीर के टाइम पे आया था, लंदन से आया था वो उस समय। अब वो क्या बोलता है, उसके स्टेटमेंट था कि जितना आगरा है, जितना आगरा मतलब इस तरह से, उतना तो मतलब जो है, मतलब आगरे का एक कोना होगा हमारा लंदन, इतना छोटा। मेरी बात समझ गई? और वो देख के बड़ा हैरान रह गया, बाप रे, मार्केट कितना बड़ा मार्केट है। और ये हम बात करें कब की, मतलब अकबर जहांगीर के टाइम की, समझ आ गया? वो उसने कहा कि मतलब जो है कहीं पर कपड़ा है तो कपड़े का ही मार्केट है, जहां तक देखो कपड़े का मार्केट, टेक्सटाइल टेक्सटाइल। अगर बर्तन का है तो बर्तन ही बर्तन का मार्केट है। उसने कहा बाप रे, कहीं पर जो है इंडिगो है, नील का है तो नील का ही मार्केट चल रहा है, समझ आ गया? चूड़ियां है तो चूड़ियों का मार्केट। तो अब जो है वो देखता है, वो बोलता है बाप रे कितना भयंकर मार्केट है। तो जितना बड़ा मार्केट होगा तो क्या होगा, यहां से सामान विदेश जाता था। और वो बोल रहा है कि भैया जितना है उतना तो हमारा लंदन का मार्केट हो, तो उसकी मतलब आगरा का एक कोना होगा लंदन, तो इतना छोटा था और बहुत फटे हाल थे उनके। मेरी बात तुमको समझा गई? तो जो पॉम्प एंड शो मुगल के टाइम पे था, मेरी बात समझ गई? ठीक है, क्या नहीं था वहां, मतलब उस समय ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि हाँ भाई हम मुगल से हैं, मुगल एम्पायर से हैं, तो बताओ, जैसे आज कोई बोलता है हम अमेरिका से आए, समझा गया? ठीक है, तो उस समय ये था। इज इट क्लियर? तो उनका पॉम्प एंड शो कि हाँ यार तुम्हारा तो भैया महल बहुत अच्छा ही है, वो तो पॉम्प एंड शो था, उनके पास पैसा था। मेरी बात में समझ आ गई? तो इंडिया में बड़ा मार्केट था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उससे क्या हो गया, ऐसे ऐसे जस्ट ऐसा हो गया, ये बोलते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति आ गई। अब ब्रिटेन जो है सामान बना रहा था, लोग खरीद रहे थे। मेरी बात समझ गई? और उसको खरीदने के लिए इनको मार्केट चाहिए था। मार्केट कौन है? इंडिया है। मेरी बात तुमको समझ आ गई?
Industrial Revolution. England was at the forefront of the Industrial Revolution, benefiting from inventions and advancement in textile, metallurgy, steam power and agriculture. Obviously बात है क्या है, हम देखेंगे कि मशीन बनेगी तो मशीन के लिए इन्वेंशन भी तो होगा, समझ आ गया? इन्वेंशन हुए और फिर हम देखेंगे इतने इन्वेंशन हुए उस समय जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन बनाया, समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 15-20 दिन के अंदर अंदर इतने पेटेंट्स आए, इन्वेंशन होते रहे, क्योंकि इंसान को जस्ट एक क्लिक चाहिए, उसके बाद धड़ाधड़ जो इन्वेंशन होते रहे, पेटेंट ऑफिस खुला और वो समझ आ गया। अब वो इन्वेंशन कर रहे हैं और वहीं हम देखेंगे इंडिया अभी भी ट्रेडिशनल चीज पे चल रहा है। मेरी बात समझ गई? वहां पर इतने पहले से पेटेंट ऑफिस खुल रहे हैं, इन्वेंशन हम इंडिया में तो आप जाकर के हैं। मेरी बात को समझ आ गई है? तो क्या हुआ, इन्वेंशन, इससे क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है वो टेक्नोलॉजिकली उनका एडवांसमेंट हो गया, इसलिए ध्यान देना वो उन्होंने दुनिया पे राज किया। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, हमेशा ध्यान देना, दुनिया पे राज करना है तो इतना ध्यान रखना कि आपको टेक्नोलॉजी वाइज ऊपर उठना होगा। अब दुनिया पे राज हम देखते समय क्या अमेरिका कर रहा है, क्यों? उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आज जमाना वो नहीं है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, नहीं है, कोई नहीं जा रहा है, वो वहीं से वो बटन दबा रहे हैं, वहां से मिसाइल आ रही है। अब आर्मी जाती भी नहीं है। मेरी बात में आ गई? तुमने देखा नहीं, वहां से वो छोड़ेंगे वहां जगह जहां पर आईसीबीएम है, आप यहां बैठो और जहां डालना है वहां पर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है, पता भी नहीं चलेगा कि मिसाइल कब आएगी और कब चलेगी। मेरी बात में आ गई? तो जमाना उसका है जिसने टेक्नोलॉजी को पहचाना, साइंस को पहचाना, बजाय इसके कि हम कितनी अच्छी तलवारबाजी कर रहे हैं, वो अब खत्म हो गई है। समझ में आ गया? ये हम कितने भयंकर जूडो कराटे करेंगे, अब कौन जो है वहां से गोली आई पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, स्नाइपर से 5 किलोमीटर दूर से पता भी नहीं चलेगा, गोली आई मार के चली गई। समझ आ गया? और हम देखेंगे इसलिए यूरोप बहुत आगे बढ़ा। मेरी बात समझ आ गई? नेक्स्ट, मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात क्या थी, मिलिट्री में वहां पर डिसिप्लिन था, जो ऑर्डर हो गया हो गया। और तब हम देखेंगे इसलिए जो है इंडियन मिलिट्री जो आज की डेट में वो ब्रिटिश लाइन पे है, आईएमए और जितना भी है, क्योंकि उसी पैटर्न पे चल रही है। सीनियर ने बोल दिया वो होगा, नो इफ नो बट, बस समझ आ गया, ऑर्डर का पालन करना है, ये चीज। तो हम देखेंगे उनमें बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, और जहां पर जो है डिसिप्लिन होगा आर्मी में, ऑब्वियसली बात है वो जीतेंगे। और उनकी लड़ने की स्किल तो थी, ऑब्वियसली बात है। स्किल्स कैसे आएगी, टेक्नोलॉजी अच्छी है। मेरी बात में आ गई? ठीक है ना, टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम देखेंगे फिर प्लस डिसिप्लिन था। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स वर हाईली डिसिप्लिन्ड एंड वेल ट्रेन्ड। ब्रिटिश कमांडर्स डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रेटेजिक prowess and implemented innovative tactics, ठीक है ना, which combined with the technological advancement allowed smaller groups of British fighters to defeat larger armies। हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे, छोटे से जो है आर्मी ने बहुत बड़ी बड़ी आर्मी को हराया। और हम देखेंगे इंडिया में क्या होगा कि ब्रिटिश आर्मी बहुत ही कम है और इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो छोटी सी ब्रिटिश आर्मी, समझा गया, वो बहुत बड़ी आर्मी को हरा रही है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव के अंडर बहुत कम आर्मी है, और वहां सिराजुद्दौला की आर्मी, बाप रे कितनी भयंकर आर्मी है, तो बंगाल का नवाब था, समझ आ गया। लेकिन क्या है, छोटी सी आर्मी ने हरा दिया उसको। और बाद में तो ये होगा कि लोग बोलेंगे कि भैया आप हमको अपनी थोड़ा बहुत ब्रिटिश आर्मी दे दो, हम देखेंगे सब्सिडी अलायंस ट्रीटी, समझ में आ गया, आपकी आर्मी हमारी तरफ से लड़ेगी। इज इट क्लियर? तो मतलब यहाँ की आर्मी इतनी वीक हो जाएगी कि अब हमें ब्रिटिश आर्मी लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना, उनके लड़ने की स्किल्स, टेक्निक्स वो बहुत अच्छी थी, इसलिए वो जीते। समझ में आ गया? नेक्स्ट, स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान देना, हमेशा एक चीज ध्यान देना, अगर सरकार स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो ऑब्वियसली बात है वो दुनिया पे रूल करेगी। जहां तुम देखो, जब तक ग्रेट मुगल्स थे,
जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब तक, ग्रेट मुगल से ना, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, तब तुम देखोगे कि चाहे तुम्हारे ये ब्रिटिश है, ये लोग सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, कुछ नहीं कर पाते थे, ये लड़ाइयां हो रही है वो उनको हरा देते थे, क्योंकि सरकार स्टेबल है। मेरी बात समझ गई? दिक्कत कहां पर हुई? औरंगजेब द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर, उसकी डेथ हुई, उसके बाद जो मुगल रूलर्स आए दे आर वीक एंड इम्बिसाइल, समझा, कमजोर थे वो अपनी गद्दी बचाने में लग गए, सारा का सारा ध्यान गद्दी बचाने में है। तो ऑब्वियसली बात है, क्या होगा जब उसका पता नहीं तो फिर क्या आर्मी कैसे हो? तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, ये सब बहुत स्टेबल गवर्नमेंट थी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और हमेशा ध्यान देना, जहां पर गवर्नमेंट स्टेबल है, फिर चाहे तुम मराठा ले लो, मेरी बात समझ गई, ठीक है, फिर चाहे तुम जो है सल्तनत पीरियड में ले लो, चाहे तुम मुगल से लो, कहीं भी ले लो, समझे, चोल ले लो, तुम सरकार स्टेबल है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जहां पर आपको सरकार का पता नहीं, साहेब बेखबर, जैसे मुगल में बाद में, समझ आ गया, वो बेखबर है, उसको पता ही नहीं कि इंडिया के फ्रंट पे क्या हो रहा है, वो अपना नाच गाना देखने में ही वो है, साहेब बेखबर, समझ आ गया, ठीक है, रंगीला बादशाह जैसे, ठीक है, वो पता ही नहीं उसको। हाँ, बस को ये है कि मेरी गद्दी किस तरह से बची रहे, अब वो कैसे बची रहे वो बस समझ आ गया। तो फिर क्या होता है, ऐसी सरकार, मतलब ऐसे में क्या होता है, कंट्री डूब जाती है, ठीक है, ये ठीक है। स्टिल गवर्नमेंट कंपेयर टू द अदर यूरोपियन नेशंस एक्सपीरियंसिंग पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल, ब्रिटेन एंजॉयड रिलेटिवली स्टेबल गवर्नमेंट विद एफिशिएंट मोनार्क। वहां के जो रूलर थे वो काफी एफिशिएंट थे, समझा गया। फ्रांस इन पर्टिकुलर फेस द टर्बुलेंट पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द नेपोलियनिक वॉर्स, weakening its position and forcing it to align with Britain। ध्यान देना, फ्रांस में देखो, अच्छी बात यह थी कि फ्रांस ने दुनिया को लिबर्टी का कंसेप्ट सिखाया, समझ आ गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, मेरी बात समझ गई, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जन्म दे दिया नेपोलियन बोनापार्ट जैसे रूलर को। बट हम देखेंगे पूरे फ्रेंच में क्या है, सरकार गई, राजा गया, मेरी बात समझ गई। तो हम देखेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट आ नहीं पाई, और हम देखेंगे ये वही टर्म था जब हम देखेंगे कि फ्रांस जो है हार जाएगा, किससे? ब्रिटेन से, क्योंकि वहां अब सत्ता में कौन बैठेगा, इसी की ही लड़ाई थी। नेपोलियन के बाद सब खत्म हो गया, इज इट क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि नेपोलियन के बाद, या हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि राजा रानी को तो मार दिया गया था, उनका तो गला गिलोटिन से कट गया, समझ आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब जो है वहां पर इंस्टेबिलिटी आ गई, और आए तो हम देखेंगे फ्रेंच जो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन धीरे करते करते वीक पड़ जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कर्नाटिक वॉर्स में वो हार जाएंगे। और ब्रिटेन में सरकार स्टेबल है, मेरी बात समझ गई, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इज इट क्लियर? तो किसी चीज के लिए होने के लिए ये नहीं होता कि किस्मत होती ना, समझ में आ गया, कंडीशंस होती है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन ने दुनिया पे रूल किया क्योंकि ये कंडीशंस थी, जहां सरकार का पता ही नहीं है। अब तुम देखो नेपाल, नेपाल जो में देखा जाए तो कब से डेमोक्रेसी आ चुकी है, समझ आ गया, और आज तक वो अपना स्टेबल गवर्नमेंट बना ही नहीं पाए। अभी जो जेनजी ने रिवोल्ट किया था वो कुछ महीने बाद उन्होंने कहा बैलेंस है, तुम भी जाओ, है कि नहीं? अब तुम्हें लगता है वो तरक्की कर पाएगा? वहां तो उसी मुलझे में आज तक अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए, जबकि 2002-3 में वहां पर जो है वो जो रॉयल डायनेस्टी थी वो उसको वो मार दिया था राजा को। अब इतने साल हो गए, 22-23 साल हो गए, वहां पर आज तक ये चल रहा है कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये तो वो क्या हो, गवर्नमेंट स्टेबल रहनी चाहिए, इज इट क्लियर? लेसन जील फॉर रिलीजन, ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन का जो है रिलीजन से ज्यादा कोई ताना वाना नहीं है, मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना। लेसर जील फॉर रिलीजन, अनलाइक स्पेन, पोर्चुगल एंड द डच, ब्रिटेन डिस्प्लेज लेस जिलनेस इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। मतलब उनका धर्म से धार्मिक थे, वो क्रिश्चियन थे, बट उन्होंने कहा हमको ट्रेड करना है, हमारा मेन काम ये है, बजाय हमें क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है। हालांकि हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई, बट वो उनका मेन एम नहीं था, मेरी बात तुमको समझ में आ गई?
ठीक है ना। तो उनका क्या था, भैया हमें मुनाफा कमाना है, हमको जो है क्या करना है, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, उसको बढ़ाना है। मेरे बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ठीक, दिस मोर टॉलरेंट अप्रोच मेड ब्रिटिश रूल मोर एक्सेप्टेबल टू द लोकल पॉपुलेशन इन इंडिया। ध्यान देना, तो जब वो इंडिया में आए तो क्या हुआ कि रिलीजन वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसको जो रिलीजन फॉलो कर रहा है वो करता रहे, उनको रिलीजन से मतलब नहीं था, लेकिन हाँ उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। मेरी बात समझ, उसके लिए वो फांसी उसी मार भी देते थे, बट वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, बट रिलीजन वाइज जो है उनका ज्यादा कोई मतलब था नहीं, और इसलिए हम देखते हैं कि लोगों को उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि देखेंगे बाद में जब क्या होगा, बाद में उनकी कुछ पॉलिसी ऐसी रहेंगी कि जिसकी वजह से जो लोग रिवोल्ट करेंगे, लेकिन जब शुरुआत में वो आए तो लोगों ने कहा इट्स ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है मुनाफा कमा रहे हैं अपना, दैट्स ऑल। और मुनाफा तो हर कोई चाहता है, वो तो इंडियन मर्चेंट भी थे। मेरी बात तो समझ में आ गई। तो रिलीजन के प्रति वो ज्यादा उनका झुकाव नहीं था, धार्मिक थे, लेकिन कंपनी का ऐसा नहीं था, उसका मेन मोटिव पैसे कमाना था। यूज ऑफ डेट मार्केट, ब्रिटेन सक्सेसफुली यूटिलाइज द डेट मार्केट टू फंड इट्स वॉर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। मतलब जितने भी वॉर थे वो उसने कैसे लड़े, डेट मार्केट से। मतलब जो है क्या, जैसे मुझे वॉर करना है कहीं, अब मेरे पास तो पैसा नहीं है सब को, और है भी तो मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं वॉर पे, मैं अपना पैसा तो टेक्नोलॉजी पे खर्च करूंगा, आर्मी बढ़ाने में खर्च करूंगा, अपने देश को, समझ में आ गया। अब ऐसे में क्या है कि जो अब मैं वॉर लड़ रहा हूं तो मैं लोन ले लूंगा, मेरी बात समझ, मैंने अपना पैसा जाने नहीं दिया, लेकिन मैंने लोन लिया, वहां से मैंने जो है मैं वो वॉर, अगर वॉर जीत गया तो अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली बात है क्या हुआ, जीतेंगे तो जो एम्पायर आएगी वो हमारे हाथ में जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो हम धीरे धीरे किस्त देते रहेंगे, समझ आ गया। और अगर हम हार गए तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा कि स्टेटस को जो पहले था वैसे था, तो थोड़ा थोड़ा करते करते उनको देते रहेंगे। तो मतलब क्या है कि हमारी तिजोरी खाली नहीं होगी, मेरी बात समझ गई। तो वो प्योरली कैसे हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पर चल रहे थे, मेरी बात तुमको समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अब इतना तुम देख लो कि वर्ल्ड वॉर जो लड़ रहे हैं ना, सपोज ब्रिटेन लड़ रहा है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, या तुम और भी वॉर लड़ रहे हैं, तो ये किस पैसे से लड़ रहे हैं, इंडिया के रेवेन्यू से लड़ते थे। तभी तो इंडियन यहां पर इन्होंने कहा नेशनलिस्ट ने कि लड़ाई तुम्हारी और पैसा हमारा क्यों, इन्होंने अपने यहाँ का पैसा यूज नहीं किया, इन्होंने कहा वॉर करनी है, चलो भाई इंडिया से पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा उन्होंने वॉर में लगा दिया, अगर वो हार भी गए तो भी उनका कुछ नहीं, जीत गए तो उन्हीं का सब कुछ। मेरी बात तुमको समझ आ रही, ठीक है ना। तो ऐसे इन्होंने दिमाग लगाया, बाकी देश वॉर लड़ रहे हैं, अपना खजाना खाली कर रहे हैं, समझ आ गया। ये जो उनका दिमाग था देखो अंग्रेजों का, तभी तो बोलते हैं अंग्रेजों का दिमाग, समझ आ गया। कहते हैं ऐसा बोला जाता है कि अंग्रेज जो सोचता है वो फ्यूचर की सोचता है, मेरी बात समझ गई, वो काम करेगा बड़े फ्यूचर के काम करेगा, किया तो देखो उन्होंने रूल किया, ठीक है, यहां पर इतना, ठीक है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई, ये चीज है। अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे, तो सुनो, तुम्हारे एग्जाम में मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेरी बात समझ आ गई, हिस्ट्री से, ठीक है ना, रीजंस फॉर इंग्लिश सक्सेस अगेंस्ट अदर यूरोपियंस, समझ में आ गया। अब तुमने करना है पॉइंट वाइज लिखने हैं, इसलिए मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, समझ आ गया। ध्यान देना, बड़े पॉइंट्स नहीं होने, छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए, और तुम्हें ऐसे करके पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे करके डॉट डॉट 1 2 3 नहीं, डॉट 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 ऐसे करके तुमने लिखना है, और तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने, मतलब सपोज करो कि तुम्हारा आ गया 50 वर्ड्स का आ गया, तो 50 वर्ड्स में तुम इसमें से क्या कर लो कि 5 पॉइंट तुमने उसमें लिख देना है, दैट्स ऑल, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारे नंबर फिर कटने शुरू हो जाएंगे फिर। तो तुमने 5 पॉइंट लिखने हैं और इस तरह से, और पूरे नंबर में लिखना। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, फिर हम देखेंगे, हाँ यहां पर जो है मैंने ये बनाया है, ये टाइमलाइन,
यहां पर मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, ठीक है, हालांकि टाइमलाइन वो बहुत बड़ी है और ये खासकर ब्रिटिश की टाइमलाइन है। हाँ ठीक है, टाइमलाइन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फ्रॉम 1600 टू 1858। मेरी बात में गई? ये जो है टाइमलाइन बनाई है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज और बनाई थी, एक मिनट, वो स्लाइड लगाई नहीं मैंने, वो तो मैंने स्लाइड खत्म कर दी, बट उसमें वो जो टेबल है इसमें देख लो आप, मुझे लिखने में पड़ा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, देखो जो बताऊंगा उसको तुमने नोट करना है सिंपल, ठीक है, जो नोट कर चुके हैं उसको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। 1600 में तुम्हें पता है चार्टर हुआ था, 1600 फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वोएज वाज लेड बाय सर जेम्स लैंकेस्टर अबोर्ड द रेड ड्रैगन। ये सिंपल एक जीके का क्वेश्चन हो जाता है, और कभी कभार जैसे ग्रुप सी में इस तरह के क्वेश्चन, ग्रुप सी में से क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं, समझ आ गया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। 1609 में सर विलियम हॉकिंस fails to obtain the permission for a factory in Surat during the reign of Jahangir due to Portuguese. I think we have discussed this. Okay, ठीक है। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर? मसूलीपट्टनम। और ध्यान देना वो प्रॉपर्टी फैक्ट्री नहीं थी, वो एक ट्रेडिंग पोस्ट थी, आंध्र प्रदेश। 1612 में यहाँ इसको नोट कर लो, बैटल ऑफ स्वाली। Portuguese were defeated off the coast of Surat by East India Company's fleet under command of Captain Thomas Best। इसको नोट करो, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। तो पोर्चुगीज किसने हराया था? सूरत में हराया था। और ध्यान देना जहांगीर ने इसी में खुश होकर के इन्होंने कहा कि तुम अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते, बैटल ऑफ स्वाली, जिसको हम मराठी में बोलते हैं सवाली, ठीक है। तो बैटल ऑफ स्वाली में ब्रिटिश ने डिफीट किया पोर्चुगीज को। और कैप्टन कौन थे? कैप्टन थॉमस बेस्ट। 1612, ठीक है। और जहांगीर बड़ा खुश हुआ इससे, जहांगीर ने कहा वाह कोई तो है जो हरा रहा है उनको, और उसने कहा कि मैं तुम्हें सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन देता हूं। और हम देखेंगे पहली परमानेंट फैक्ट्री, EIC got the permission from Jahangir to build a factory in Surat। यहां ध्यान देना फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ है ना, वो अलग आएंगे, हाँ वो अलग है सर, थॉमस रो अलग है। ये एक्चुअली क्या है कि देखो सवाल ये है कि कमांडर कौन था, यहां पर हम उसको बोलेंगे किसके कमांड में था, यहां पर कमांड की बात होगी, ठीक है ना। ये भाई आर्मी में होता ना कि कमांडर ये है, ठीक है, वो किसके अंडर होगा ऐसे करके, तो ऐसे हम करते हैं, बट हम देखेंगे किसके कमांड में था, तो हम देखेंगे कौन था, थॉमस बेस्ट के कमांड में था, ठीक है। नोट लिया तुमने? तो 1613 में सुनो पहली फैक्ट्री कब बनी थी? सूरत में बनी थी 1613 में। और परमिशन कहां से मिली थी? जहांगीर से मिली थी, ठीक है, लिख दिया, ओके। अब ध्यान देना 1615 में अब आएगा कौन? सर थॉमस रो आएंगे, ठीक है।
सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो वॉज द ब्रिटिश एम्बेसडर थे, किसमें, जहांगीर के कोर्ट में थे। समझ में आ गया, वो ये कौन है, एम्बेसडर है। लेटर ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग परमिशन टू बिल्ड फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच, नाउ कॉल्ड भरूच। तो ध्यान देना, ठीक है, किस, सर थॉमस रो, इनसे जो क्या हुआ, और देखो सूरत में तो फैक्ट्री बन चुकी थी, और हम देखेंगे आगरा में जहां पर मुगल एम्परर जहांगीर रह रहे हैं, तो वहां पर, ठीक है, अहमदाबाद और ब्रोच में भी एक्स्ट्रा फैक्ट्रीज इनकी बनी। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश की फैक्ट्रीज का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। मेरी बात समझ में गई। और इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर थॉमस रो रिस्पॉन्सिबल। 1616 में, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, अपने मसूलीपट्टनम में अब उन्होंने बनाई अपनी क्या, परमानेंट फैक्ट्री। पहले इट्स नॉट परमानेंट, सिंपल एक ट्रेडिंग पोस्ट था, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है। 1632 में तो सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, ध्यान देना यहां पर, गोलकुंडा सुल्तान हैज ग्रांटेड द गोल्डन फरमान टू ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मतलब हम आपको परमिशन देते हैं, समझ आ गया, अपने साम्राज्य में कंपनी, सॉरी फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। देखो मुगलों ने अलग परमिशन दे दी, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अलग दे दी। 1633 में ईआईसी एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन बालासोर ओडिशा एंड हरिहरपुर ऑन द महानदी डेल्टा। अब ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 1639 में द चंद्रगिरी रूलर गेव द ईआईसी परमिशन टू कंस्ट्रक्ट अ फोर्टिफाइड, ध्यान देना, किले बनाने की परमिशन दी, कहां पर, मद्रास, दैट वुड लेटर बिकेम नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज। समझ आ गया। तो मद्रास में इसको क्या बोला गया था, जब किलेदार फैक्ट्री है उसको बोलेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा फोर्ट विलियम कहां था, फोर्ट विलियम कैलकटा, कल बताया था ना, फोर्ट विलियम कैलकटा, और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। समझ आ गया, ये 45 सेटलमेंट है, ठीक है ना। इट टुक ओवर एज द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया फ्रॉम मसूलीपट्टनम। ध्यान देना, मसूलीपट्टनम से सेटलमेंट अब कहां जो है, हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट हो गए थे, मद्रास में शिफ्ट हो गए थे। समझ आ गया। और रूलर चंद्रगिरी रूलर, ऑब्वियसली बात है ये लोकल रूलर था, समझा है, लोकल रूलर। अच्छा ये हमने कल पढ़ लिया था क्या, मुगल बंगाल गवर्नर शाह शुजा अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, मतलब फ्री में अपना माल लाओ, इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल लमसम ऑफ 3,000 रुपए का तुम सालाना पे करो और तुम अपना माल वहां से फ्री में इंडिया लाओ। मेरी बात में तो कस्टम ड्यूटी फ्री की, थोड़ा कंसेशन दी। एट कासिम बाजार अनदर फैक्ट्री वाज ओपन, कासिम बाजार मतलब बंगाल में, ठीक है, कासिम बाजार में भी फैक्ट्री खोली गई। तुम देख रहे होंगे धीरे धीरे करते करते इनकी फैक्ट्रीज खुल रही है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट विलियम, ये तो एक सिंपल टाइमलाइन है।
क्योंकि इसी तरह के सवाल तुम्हारे प्री में आएंगे। और वैसे मसूलीपट्टनम कहाँ था? बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, ये भी देना, एआईसी बिल्ट अ फैक्ट्री इन हुगली। मेरे ख्याल से ये तो हमने कल पढ़ लिया था, है ना? ये हमने पढ़ लिया था, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। लिया। कासिम बाजार। ठीक, आगे बढ़े। King Charles II of Britain received Bombay from Portugal as a dowry for Princess Catherine Braganza. In addition, Portugal and Britain signed a non-aggression treaty. समझ आ गया? अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पे। ब्रिटेन लीजेस बॉम्बे टू ईआईसी फॉर 10 पाउंड पर ईयर। समझ आ गया? बताया था ना कल, सिंपल इतने रेट पे। लेटर इट रिप्लेसेस सूरत एज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसीज हेडक्वार्टर्स। समझ आ गया? अ सीरीज ऑफ बैटल इरप्टेड बिटवीन मुगल्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आ गया? मतलब उसी समय इन्होंने वॉर करना शुरू कर दिया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा उस समय जो है मुगल एम्परर कौन है? औरंगजेब। समझ आ गया? तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी और वो गुस्से में आकर के वो क्या कर देगा, बोलेगा सारे के सारे फैक्ट्री सीज कर दो। आप फिर वो मुगल एम्परर क्या गड़गड़ाएंगे, माफ कर दो, हमको माफी दे दो। ये वो माफ कर देता है और बाद में बोलता है चलो ठीक है, कुछ और मैं तुम्हें कंसेशन देता हूँ। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना? ये ठीक है। द मुगल एम्परर लेड बाय एडमिरल सिद्दी याकूब लॉन्च अटैक ऑन बॉम्बे। सिद्दी याकूब, ठीक है ना? ये चीजें EIC वाज फोर्स्ड टू सरेंडर एंड बेग औरंगजेब फॉर फॉरगिवनेस। तुम सोचो, ये भी कभी दौर था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी गिड़गड़ा रही है, और वो भी दौर आएगा जब इंडियन रूलर गिड़गड़ाएंगे किसके आगे? EIC के आगे। मेरे बात में गई। EIC was also forced to sign a treaty with Mughal, which include Bombay was returned to EIC after a huge fine was paid. तुम हमें भारी जो है जुर्माना दोगे तब जाकर के हम तुमको बॉम्बे देंगे। और ये सब किसने किया था? सिद्दी याकूब ने। समझ आ गया? ठीक है ना? ये चीज जॉब चारनॉक बताया था ना, कौन है? कैलकाटा। समझ आ गया? एन EIC एजेंट ऑब्टेन्स परमिशन फॉर EIC टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री
कहां पर, ठीक है, सूतानौटी बंगाल में, समझ आ गया। बाद में हम देखेंगे जमींदारी मिल जाएगी सूतानौटी, गोविंदपुर और कोलकाता की, ठीक है। सूतानौटी वाज फोर्टिफाइड फॉलोइंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल जमींदार, और ध्यान देना यहाँ पर जो है कंफ्लिक्ट की वजह से जो है इनको मौका लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी को किले बनाने का, हथियार रखने का, एक्सक्यूज कि देखो भाई लोकल जमींदार ने ऐसे किया था इसलिए हम यहाँ पर किला बना रहे हैं। मेरी बात समझ गई। EIC पेड 1200 रुपीज फॉर द जमींदारी ऑफ 3 विलेज सूतानौटी, गोविंदपुर एंड कालीघाट, कालीकाता लेटर कलकत्ता, इस तरह से। मेरी बात समझ गई, ठीक है, कोलिकोता या फिर कोलकाता। 1700 से 1701 तक फोर्ट विलियम नेम्ड आफ्टर किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, वाज बिल्ट एट सूतानौटी। मेरी बात समझ गई। तो फोर्ट विलियम कहां पर है, बंगाल में है, समझ आ गया। कलकत्ता पहले कहा था, मतलब सूतानौटी जगह में था, वो तीनों कंबाइन होकर के क्या बन गए थे, कलकत्ता, ठीक है ना। ये आई थिंक ये तुमने लिख दिया था ना मेरे ख्याल से, ये कल का लिख रखा है तुमने, ठीक है, ये पढ़ा दिया था मैंने तुम्हें। 1701 से 1708 तक फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। अब एक चीज ध्यान देना, ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब तुम बोलोगे सर ये क्या वाला है। एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय लोगों ने कहा, ब्रिटेन लोगों ने कहा कि तुमने उनको क्यों परमिशन दे रखी है, हमको भी तो ट्रेड करना है। यही बात समझ गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है और लोग भी ट्रेड कर सकते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा एक और कंपनी बनेगी। मेरी बात समझ गई, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दो कंपनी के बीच में हो जाएगी राइवलरी, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में राइवलरी हो जाएगी, और इन राइवलरी का नुकसान जो है दोनों कंपनी को उठाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो क्या कर देते हैं, सुलह कर लेते हैं और दोनों कंपनी यूनाइट हो जाती है, जिससे कि नुकसान ना हो। भाई ब्रिटेन बोलता है भाई ऐसे में तो हम तो भाई हमारा तो कब बरसों का वो है, ठीक है ना, तो तुम लड़ो मत। तो वो क्या करते हैं, उनका एमैल्गमेशन हो जाता है, और ऐसे में हम देखेंगे वो कंपनी फिर आगे बढ़ेगी। इज इट क्लियर, ठीक है। ये चीज है। फारूक सियार, द मुगल एम्परर इशूड रॉयल फरमान टू EIC, ठीक है ना, इन, ठीक है ना। अब ध्यान देना, रॉयल फरमान कौन इशू करेगा, फारूक सियार। फारूक सियार जो है मुगल एम्परर है, ठीक है ना। इन बंगाल एक्सेप्ट फॉर अ ईयरली पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज दे वर परमिटेड टू ट्रेड फ्रीली। 3000 रुपए दो और तुम ट्रेड कर सकते हो बंगाल में। EIC was granted the authority to issue दस्तक। अब ध्यान देना, ये सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। दस्तक क्या होते थे, ट्रेड परमिट पास, मतलब फ्री ट्रेड। कुछ कमोडिटीज में ट्रेड करने के जो है फ्री पासेस होते थे, वहां पर जो है इनको ये फ्री में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। बाद में ये लोग क्या करेंगे, इसी दस्तक का इलीगल यूज करेंगे और अपने जनरली सारे प्रोडक्ट्स में क्या कर देंगे, दस्तक का यूज कर देंगे। तो मतलब ब्रिटिश के सारे प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अब फ्रीली इंडिया में आएंगे। तो उसमें क्या होगा, इंडिया की इंडस्ट्री का नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा। भाई सपोज करो कि मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, समझा क्या, वो इंडिया में आया, तो क्या होता है कि वो इंडिया में आकर के जो है इंडिया की इंडस्ट्री को खराब ना करे, इसलिए उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। कैसे करके, इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके, और उसको जो है क्या होता है, उसको जो है इंडियन प्रोडक्ट से अगल बगल जो है या महंगा करके बेचा जाता है, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्री बनी रहे। लेकिन क्या किया इन्होंने, बाद में हम देखेंगे, इसी दस्तक का इन्होंने इलीगल यूज किया। फारूक सियार ने तो बोला हाँ भाई कुछ कमोडिटीज पे आप फ्री ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय दिस फरमान EIC वाज परमिटेड टू रेंट मोर अराउंड कलकत्ता। अच्छा, अब हैदराबाद में EIC ऑलरेडी हैड फ्री ट्रेड राइट्स विच वे रिटेन बाय द न्यू फरमान। मतलब वो हर बार क्या कर रहे हैं, नए फरमान इशू कर रहे हैं और उनके ट्रेडिंग प्रिविलेजेस बढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझ गई कि हमको इन चीजों पे भी अलाउ कर दो, तुम समझ आ गया, जो कमोडिटीज आएंगी उसको फ्री कर दो। इस तरह से ऐसे करते करते क्या कर रहे हैं कि इनका ट्रेड इंडिया में बढ़ता जा रहा है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। हालांकि उसी समय से इंडियंस को बड़ी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि उनका सामान इंडियन सामान के साथ कॉम्पीट करता था, और ऐसे में इंडियन इंडस्ट्री में दिक्कत आने लग गई थी।
लेकिन चालाकी से उन्होंने धीरे धीरे करते करते नए नए फरमान जो इशू करवाते रहे वो, ठीक है। और हम देखेंगे ऐसे में इंडस्ट्रीज का धीरे धीरे करके डाउनफॉल होता रहा। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। ये चीज है। In Surat, EIC was required to pay 10,000 per year and was exempt from other duties. बस 10,000 रुपए के उसमें तुम जो है सारी ड्यूटीज हटा दी। अब लेकिन ध्यान देना, यहां पर जो है सिर्फ 10,000 रुपए दिखा, लेकिन इनके ट्रेड की वजह से इंडिया में जो दिक्कत हो रही थी, इंडियन इंडस्ट्रीज को दिक्कत हो रही थी, समझ आ गया। यहां हम देखेंगे उन्होंने बोला हाँ तुम्हें 10,000 रुपए दे दो, बट ऐसे में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इनके प्रोडक्ट्स का इंडिया में वर्चस्व बढ़ता रहा और इंडियन इंडस्ट्री धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। और यही तो वो चाहते थे कि हम अपना सामान बेचें, कहां पर, इंडिया में बेचें। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इंडिया में तो ऑलरेडी सामान बनता है, इंडिया का सामान तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे करते करते चुपचाप से इन्होंने, ठीक है, 10,000 रुपए के इन्होंने क्या कर दिया, ड्यूटी बाकी खत्म करते रहे। मेरी बात तुमको समझ आ गई। तो इसलिए क्या हुआ, हम देखते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत इंडिया में होने लगी। बाय दिस फरमान, ठीक है, EIC कॉइन्स वर परमिटेड इन ऑल मुगल टेरिटरीज। अब जो है सिक्के भी इनके चलने लग गए थे। मेरी बात समझ गई, ठीक है। तो सिक्के चलेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये अपने को कंसोलिडेट कर रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, समझ आ गया। सिक्के चल गए, उनका सामान यहाँ पर, ठीक है, कई प्रोडक्ट्स पर फ्री में बिक रहा है। फ्री में मतलब बिना इंपोर्ट ड्यूटीज के। मेरी बात समझ गई। तो ये चीज इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये स्लाइड नंबर कौन सी है, 45, ठीक है। तो ठीक है, फिर क्लास आज के लिए इतना ही। इस स्लाइड को हम आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं, अभी इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझ आ गया। इनके फिर एक एक इवेंट्स को डिस्कस किया जाएगा और उसके नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करे जाएंगे, समझ आ गया। ये सिर्फ टाइमलाइन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है। फिर क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
क्या बोलूं मैं ये है इसकी बिपिन चंद्र की ये तो है
कोई नहीं, कौन है, कोई नहीं, मैं ना अभी लिंक खोल रहा हूँ इसको, है ना? नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं अभी, मैं तो आगे ही बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको साथ में भेज देता हूँ तुम लोगों को, और एक्चुअली तुम लोग मेरे को मैसेज नहीं कर पा रहे उसको, है ना? यही होता, मैं मैसेज की लिंक खोल देता हूँ, नंबर दे दूंगा मैं, इस पर लिंक दे, इसमें मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा ना आप लोगों को, मैसेज का रिस्ट्रिक्शन है इसमें, तो मैसेज मैं आपको देखना, मेरा कर पा रहे हो, मैसेज नहीं कर पा रहे, देखना कर पा रहे हो, नहीं है एडिटिंग का रीजन है ना, नहीं तो तुम आपस में चैटिंग करने लगते हो। व्हाट्सएप पर आप देखना जरा, ठीक है, देख लो स्टार मैंने चैनल टाइप स्टार मान रहा है, ये हो गया था, यही करना है, जो मात्रा का ये करना है, एक काम करो, इसकी कॉपी ले लो, हो गया था, इसकी फोटो ही ले लो, तुम ना फोटो ले लो, अभी तुमको लास्ट में लेना, अभी मतलब अभी डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है हम सेली भी हो गया था।